हेलो स्टूडेंट्स, तो नीट टेस्ट 52 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पेपर को मैं नीट के लिए बैलेंस थोड़ा टफर साइड पे बोलूँगा। यदि आप 150 मार्क्स प्लस स्कोर कर रहे हैं इसमें तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एल और सी दोनों को आर के साथ में मर्ज किया हुआ है, ओके। और हमसे स्टडी स्टेट की वैल्यू की बात की है। तो वी नो इन स्टडी स्टेट कैपेसिटर एक्ट्स एज ओपन सर्किट एंड इंडक्टर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट। तो स्टडी स्टेट में इंडक्टर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट। तो स्टडी स्टेट में टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे जो हमारा सर्किट बचेगा वो केवल ये 5 ओम एंड इधर ये इंडक्टर वायर की तरह एक्ट करेगा और जस्ट ये 5 ओम ये हमारा सर्किट बचेगा टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे। इंडक्टर हमारा प्लेन वायर की तरह एक्ट कर रहा है और कैपेसिटर करंट को ब्लॉक कर रहा है। कैपेसिटर करंट को ब्लॉक कर रहा है, यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगी। तो जो करंट होगी हमारी E/10 होगी स्टडी स्टेट में। आई एट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, बैटरी के थ्रू जो करंट होगी वो E/10 होगी। एंड t इक्वल 0 प्लस पे गाइस जो अनचार्ज कैपेसिटर है वो हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा, वायर की तरह एक्ट करेगा। एंड जो इंडक्टर है उसके थ्रू करंट एब्रप्टली चेंज नहीं होती है, वो ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो अभी भी सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम ही है। तो जो करंट फ्लो करेगी T0 प्लस पर दैट इज अगेन E/10। सो रेशो इज 1:1। डबल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे और LR और RC सर्किट्स के कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से रिवाइज करना है। बार मैग्नेट है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इन द मैग्नेटिक मेरिडियन विद द नॉर्थ पोल पॉइंटिंग जियोग्राफिक नॉर्थ। Two neutral points separated by a distance of 6 are obtained on the equatorial axis of the magnet. If the BH is this, then the pole strength of the magnet. तो गाइस क्वेश्चन अच्छा है ना। जो बार मैग्नेट है वो इस तरह से रखी हुई है, नॉर्थ साउथ के अलोंग अलाइन करके रखी हुई है और ये इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई। एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे 6 सेंटीमीटर पे ये 6 सेंटीमीटर गैप पे 2 पॉइंट्स हैं जहाँ की न्यूट्रल पॉइंट है। तो गाइज एक पॉइंट जैसे यहाँ पे देखें तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा और जो बार मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ अलाइन करके रखी हुई है। तो जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इधर की तरफ आएगा, बी मैग्नेट इधर की तरफ आएगा और ये मिलके कैंसिल हो रहे होंगे। तो ऐसे 2 पॉइंट्स हैं, एक 0.2 और एक 0.1 और इनके बीच में गैप दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि मैग्नेट्स के सेंटर से जो गैप है एक पॉइंट का वो है 3 सेंटीमीटर और मैग्नेट की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर है ना। अब मैग्नेट, तो यहाँ मैग्नेट को हम लोग स्मॉल मैग्नेट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यदि हमें फॉर्मूला रिकॉल करना है तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला है Kp/r³। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा K की जगह μ0/4π और हमें मैग्नेटिक मोमेंट नहीं गिवन है, पोल स्ट्रेंथ गिवन है। तो पोल स्ट्रेंथ को आप चार्ज की तरह लीजिए, चार्ज and into separation between north pole and south pole which is 2L. So this is magnetic moment m into 2L. m pole strength है जिसको आप चार्ज से रिलेट करिए। तो μ0/4π into magnetic moment Kp/r³। क्योंकि मैग्नेट स्मॉल नहीं है तो ये जो r है, ये जो स्लांट डिस्टेंस है वो आएगा। तो ये L है और ये सपोज r है, तो ये जो स्लांट डिस्टेंस है वो होगा L² + r² 3/2। तो इक्वेटोरियल एक्सिस पे इतना मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन रहेगी और मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा है यानी कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से बैलेंस हो रहा है। सो μ0/4π m into 2L अपॉन L² + r² 3/2। ये तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड में बराबर है। अपने को पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू चाहिए तो m के लिए रीअरेंज कर लें। BH हमें गिवन है 3.2 × 10⁻⁻5 L² + r²। L 2L हमारा 8 सेंटीमीटर है तो L हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 4² + 3² तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो 5 का क्यूब है ना, L² + r² 3/2। तो 5 का क्यूब 125 और सेंटीमीटर 10⁻⁻6 एंड μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7 एंड 2L विच इज़ 8 सेंटीमीटर 8 × 10⁻²। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे है ना। तो 8 4 32 0.4 125 × 4 50 और सॉल्व करेंगे तो हमारा इजी ला रहा है ए। तो मैं इसको 4 स्टार की कैटेगरी में रखूँगा। आपने सॉल्व किया तो एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया है। एंड पोल स्ट्रेंथ यदि आपको नहीं याद है, आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको रिलेट कर लें। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए P = QD लिखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम लोग P = QD लिखते हैं,
ऐसे ही मैग्नेटिक डायपोल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट बराबर चार्ज का सब्स्टिट्यूट यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है और दोनों पोल्स के बीच में गैप विच इज़ 2L या D जो भी आप लिखना चाहें, और फिर हम लोग फॉर्मूला यूज़ में ले सकते हैं। और बार मैग्नेट का कोई भी फॉर्मूला रिकॉल करना है तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला करिए, के पी और के की जगह μ0/4π, पी की जगह मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा विच इज़ m × 2L। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। डबल स्टार की कैटेगरी में हम लोग 4 स्टार की कैटेगरी में हम लोग डालेंगे। यहाँ हमारे पास 2 इनफाइनाइट सीरीज़ हैं। एक तो हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ इधर है और एक इनफाइनाइट सीरीज़ इधर है। तो यदि यहाँ पे देखें तो इस इनफाइनाइट सीरीज़ में ये 1 ओम है और इसके पैरेलल में पीछे और कनेक्ट हो रहा है, ऐसे ये 1 ओम है। और इधर राइट वाली इनफाइनाइट सीरीज़ में देखें तो ये 1 ओम है और इसके पैरेलल में इधर पीछे इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है। तो गाइस पैरेलल आर के पैरेलल में कुछ भी करेंगे तो जो आर इफेक्टिव होगा आर से कम होगा। तो इन दोनों का जो इफेक्टिव होगा, सपोज इसको सी बोलें और इसको डी बोलें, तो आर ए सी बराबर आर बी डी विल बी लेस देन 1 ओम एंड आर सी डी इज़ 1 ओम। तो तीनों को सम करेंगे, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी डी, तो ये 1 ओम से लेस है, आर ए सी 1 ओम से लेस है, आर ए सी 1 ओम से लेस है, आर बी डी 1 ओम से लेस है, आर बी डी ये 1 ओम से लेस है और ये 1 ओम के बराबर है। तो ओवरऑल वैल्यू 3 ओम से लेस आएगी। सो मोर देन 1 ओम एंड लेस देन 3 ओम। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। थोड़ा लॉजिक लगाना है आपको, एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करनी है। ये भी स्मार्टनेस थी कि एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो इसको हम लोग 3 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। गुड क्वेश्चन। वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज मेड ऑफ मैग्नेन। क्यों? क्योंकि मैग्नेन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी बहुत लो होता है, तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट जब हीट की वजह से टेम्परेचर रेज करेगा तो हमारा रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, एरर नहीं आएगी, इसलिए हम लोग इसको यूज़ में लेते हैं। सिंगल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। इन अ सीरीज LCR सर्किट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ 10 AC सोर्स इज एडजस्टेड इन सच अ मैनर, इंडक्टिव रिएक्टेंस 15 गिवन है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 11 गिवन है और R 3 ओम गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ L and C। तो गाइस इसको बिल्कुल स्टैंडर्ड वे में कैलकुलेशन करेंगे। पहले Z निकाल लेंगे। सो XC माइनस XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट, ये हम Z निकाला। डेटा काफ़ी कंफर्टेबल दिया हुआ है। 15 माइनस 11 4, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट, ये आ गया हमारा 5 ओम। अब हम लोग करंट निकालेंगे, तो करंट इज़ VRMS अपॉन Z, सो 10 वोल्ट अपॉन 5, सो दिस इज़ 2 एम्पियर। नाउ VCRMS इज़ XC into I, so XC given 11 into 2 22 वोल्ट एंड सिमिलरली VLRMS इज XL into I। मैं आपको समझाने के लिए पूरा फॉर्मूला के साथ लिख रहा हूँ। 15 into 2 दैट इज़ 30 वोल्ट्स। तो हमें VC और VL हमें मालूम है, VC का जो फेज़र है एंड जो VL का फेज़र है, दे आर VCM एंड VM आर ऑलवेज इन ऑपोजिट फेज। इनके बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो ऐसे में जो नेट वोल्टेज होगा VC प्लस VL, जो वोल्टमीटर की रीडिंग रहेगी, जो नेट वोल्टेज होगा वो एक्चुअली हमारा हो जाएगा, ये दोनों आपस में 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पे है, तो 30 माइनस 22 वोल्ट दैट इज 8 वोल्ट। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। 3 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे लर्न करा दूँ, यदि L और R को आपस में कनेक्ट किया है और इसके अक्रॉस यदि वोल्टमीटर हम लोग लगा रहे हैं, तो हमारी जो रीडिंग होगी वो होगी VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर अंडर रूट। और ऐसे ही C और R के अक्रॉस यदि हम लोगों ने वोल्टमीटर कनेक्ट किया है कलेक्टिवली, तो जो रीडिंग होगी VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर अंडर रूट। ये RMS वैल्यूज़ हैं। और यदि हम लोगों ने C और L के अक्रॉस वोल्टमीटर कलेक्टिवली कनेक्ट किया है, तो जो रीडिंग होगी VC RMS माइनस VL RMS मॉड, ये हमारी रीडिंग होगी। तो ये स्टैंडर्ड है थ्योरी, डायरेक्ट यूज़ में लेनी है। 3 स्टार की कैटेगरी में अपन क्वेश्चन को डालेंगे। Work required to put the 4 charges from infinity to the position shown. So work required means W external बराबर डेल्टा U एंड इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, तो U फाइनल माइनस U एट इन्फिनिटी एंड U एट इन्फिनिटी इज 0। तो U फाइनल में देखिए 6 पेयर्स बन रहे हैं, 4C2, तो 6 पेयर्स बन रहे हैं। जो एडजेसेंट पेयर्स हैं वो नेगेटिव है, तो 4 टाइम्स माइनस KQ स्क्वायर बाई A, और जो डायगोनल पेयर्स हैं वो पॉजिटिव है, 2 टाइम्स KQ स्क्वायर बाई रूट 2A। ओके, तो इसमें से अपन कॉमन ले लें, KQ स्क्वायर बाई A कॉमन आ रहा है हमारा, एंड ये आ रहा है -4 प्लस रूट 2। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन में 4 का फैक्टर भी ले लिया है, तो Q स्क्वायर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट A एंड 4 का फैक्टर अंदर चले गया है, तो -4 प्लस रूट 2 बाई 4,
ऑल राइट. So this is -4 plus √2, -4 plus 1.4, -2.6 and -2.6 upon 4. तो 0.6 something. So option A is correct. So good question. 2 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे, है ना. स्टैंडर्ड वैसे सिचुएशन है. कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन. डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा, मटीरियल कौन सा है प्लेट का उस पर डिपेंड नहीं करेगा. तो स्टैंडर्ड सिंगल स्टार कैटेगरी में जो क्वेश्चन जाएगा, सॉल्व करना था हर हालत में. नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें. स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली टू द राइट. तो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग हॉरिजॉन्टली टूवर्ड्स राइट प्रोजेक्ट कर रहे हैं. वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की टूवर्ड्स राइट है. एंड अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट पैरेलल टू द इलेक्ट्रॉन एंड अबव इट करंट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब जो वायर है उसमें भी करंट लेफ्ट टू राइट है. देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम. तो गाइज इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम राइट टू लेफ्ट जा रही है. राइट टू लेफ्ट is equivalent to current from right to electron stream left से right जा रही है. सॉरी, इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम लेफ्ट से राइट जा रही है. तो दिस इज इक्वलेंट टू करंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो ये दो ऑपोजिट करंट कैरिंग वायर्स हो गए, I2 I1. और क्योंकि इनमें करंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपेल करेंगे. हमें मालूम है पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल. तो इलेक्ट्रॉन बीम पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा. तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम विल बी पुल डाउनवर्ड. 2 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे अपन इस क्वेश्चन को. करना है मैग्नेटिक फील्ड टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r एट इट्स सेंटर एंड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम द सेंटर. ओके, 5 फ्रॉम द सेंटर. तो गाइज हमें फील्ड एट सेंटर r बराबर 0 एंड फील्ड एट x, ये हमारा है म्यू नॉट I/2 कैपिटल R और ये है म्यू नॉट I/2 कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2. सो दिस इज बी एट x हमें निकालना है. तो बी एट x इज बी एट R बराबर 0 इंटू x बराबर 0 कर देते हैं इसको, इंटू म्यू नॉट I/2 कैंसिल हो रहा है हमारा. तो ये आ रहा है बी एट एक्स. हमने तो ये हो जाएगा हमारा बी एट एक्स बराबर 0 इंटू R अपॉन R स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर 3/2. ये हमारी एक्सप्रेशन आ रही है. ओके, तो बी एट एक्स बराबर 0 है हमारा 0.5 इंटू 10 टू पावर -4. तो इसको लिख लेते हैं 5 इंटू 10 टू पावर -5 एंड R है हमारा 12 सेंटीमीटर एंड R स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ये हो जाएगा √13 सेंटीमीटर. सो R क्यूब होगा एक्चुअली म्यू नॉट I R स्क्वेयर. यहाँ फॉर्मूला रहेगा म्यू नॉट I R स्क्वेयर, तो ये R क्यूब हो जाएगा. सो 12 इंटू 10 टू पावर -2. सो 12 इंटू 10 टू पावर -2 और नीचे ये 12 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर √, तो 13 रेज़ टू पावर 3, 13 इंटू 10 टू पावर -2 रेज़ टू पावर 3 ये हो जाएगा हमारा. Okay, so this is 12/13 into 12/13 into 12/13 and into 10 to power -5. Guys इसको approximately 0.9 ले लीजिए. तो 0.9 into 0.9 0.81 into 0.9 0.7 something, तो 0.7 something and into 5 तो 3.5 something into 10 to power -5. 3 point something into 10 to power -5 अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन. तो डी ऑप्शन. तो ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है और एक्चुअली थोड़ी कैलकुलेशन में डिफिकल्टी रहेगी हैंडल करने में, इसलिए अपन इसको ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में डाल रहे हैं. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से क्वेश्चन है. 50 से 40 होने में 5 मिनट्स लग रहे हैं. तो फिर नेक्स्ट 5 मिनट्स में टेम्परेचर कहाँ से कहाँ हो जाएगा. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की स्टैंडर्ड फॉर्मेट है यदि θ1 से टेम्परेचर θ2 हो रहा है तो θ1 माइनस θ2 अपॉन T बराबर K θ1 प्लस θ2/2 माइनस θ0. ये ध्यान रखना है कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कुछ चेंज तो नहीं किया है, तो नहीं वही सेटअप है. अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये K भी अपने को याद रखना है 4 सिग्मा EATS³ अपॉन MS. कई बार एक्सपेरिमेंटल सेटअप में चेंज कर देते हैं तो ऐसे में अपने को K को भी ध्यान रखना है. बस 2 बार इक्वेशन सेटअप करनी है अपने को. तो 50 माइनस 40 अपॉन 5 मिनट्स डिवाइडेड बाय 40 माइनस थीटा अपॉन 5 मिनट्स बराबर 50 प्लस 40/2 माइनस 20 अपॉन 40 प्लस θ/2 माइनस 20. तो लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30.33. तो थोड़ी कैलकुलेशन है इसलिए इसको डबल स्टार की कैटेगरी में डाल रहे हैं. इन द डायग्राम UA
equals 0, UB equals 20 joule, and the energy given from B to C is 30 joule, then at the state of C, the internal energy of the system is. तो गाइस जो हमारा Q बराबर, यदि BC प्रोसेस हम देखें तो आइसोकोरिक है, QBC बराबर डेल्टा U प्लस WBC, तो WBC 0 है, सो QBC हमने गिवन है 30 जूल, तो ये पूरा इंटरनल एनर्जी में जाएगा। इंटरनल एनर्जी हमने दी है, तो यानी कि UC बराबर UB प्लस 30, UB हमें 20 गिवन है, तो ये हो गया 50 जूल। तो सिंगल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ इज शोन द रॉन्ग स्टेटमेंट, डेंसिटी। तो गाइस फर्स्ट ग्राफ में हम लोग देखें तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यानी कि डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो डेंसिटी ऑफ गैस इज इंक्रीजिंग, यस। देन सेकेंड ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट है एंड टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, दैट मीन्स डेंसिटी डिक्रीज होगी, परफेक्ट। थर्ड ग्राफ में P प्रपोर्शनल टू T है, दैट मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट मीन्स डेंसिटी भी कांस्टेंट है। तो डेंसिटी इज कांस्टेंट, तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो नन इज रॉन्ग, सो इसीलिए डी ऑप्शन लेंगे। तो सेकंड स्टार 2 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। ग्राफ को रीड करके हमें आंसर देना है। वैल्यू ऑफ एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ हीलियम एट NTP, तो बल्क मॉडुलस गामा P हमें ध्यान रखना है। एडियाबैटिक प्रोसेस का बल्क मॉडुलस इज गामा P, सो बल्क मॉडुलस इज गामा P। अब हीलियम है तो गामा 5/3 है, और NTP प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विच इज़ 1.01 इंटू 10⁵, तो 1.01 इंटू 1.67, तो रफली 1.69, तो इसलिए सी ऑप्शन लेंगे। तो 2 स्टार की कैटेगरी में क्वेश्चन को डालेंगे हम लोग। कॉपर रॉड, स्टील रॉड मेंटेन अ डिफरेंस इन लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एट ऑल टेम्परेचर्स इफ देयर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन आर दिस एंड दिस, तो दोनों सेम टेम्परेचर, दोनों लेंथ में डिफरेंस सेम मेंटेन कर रहे हैं, दैट L1 माइनस L2 इज कॉन्स्टेंट या L2 माइनस L1 इज कॉन्स्टेंट, वो इंप्लाई कर रहा है कि जितना A में लेंथ में चेंज हो रहा है, B में भी लेंथ में चेंज उतना ही हो रहा है। तो A में लेंथ चेंज कितना होगा, L1 अल्फा 1 डेल्टा T, B में लेंथ में चेंज कितना होगा, L2 अल्फा 2 डेल्टा T, तो यहाँ से आ रहा है L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2, एंड सिंस अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 2 इज लेस देन अल्फा 1, सो L2 इज ग्रेटर देन L1। अब हमें गिवन है कि L2 माइनस L1 10 सेंटीमीटर है, ओके, और L2 की हमें निकालना है देन द लेंथ ऑफ द कॉपर रॉड, तो L1 हमें निकालना है, तो L2 को एलिमिनेट करते हैं हम लोग, L1 अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 माइनस L1 बराबर 10 सेंटीमीटर, तो L1 हमारा आ रहा है 10 इंटू अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ से L1 की वैल्यू आ जाएगी अल्फा 2 अपॉन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, एक्सपोनेंट्स को ड्रॉप कर दीजिए और सॉल्व करने पे हमारा 30 आ जाएगा। तो इस तरह से अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग इसको ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। स्टीम इज पास्ड इनटू 54 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 टिल द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बिकम्स 90 डिग्री। इफ द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज दिस, द मास ऑफ द मिक्सचर विल बी। तो मान लेते हैं m मास हम लोगों ने स्टीम का पास करा है, तो हीट कितनी रिलीज हुई है 100 डिग्री से पहले, तो स्टीम कंडेंस हो रही है, तो m इंटू 536 इतनी कैलोरीज हीट कंडेंस होने में 100 डिग्री सेल्सियस तक आ रही है। फिर हमारी m इंटू 1 और 100 से 90 पर आ रही है, तो 100 माइनस 90, दिस इज हीट रिलीज बाय स्टीम। और वाटर है हमारा 54 ग्राम और इसका टेम्परेचर हमारा 30 से 90 जा रहा है, सो 90 माइनस 30, ओके। तो यहाँ से हम लोग देखें तो हमारा m 536 प्लस 100 to 90, 536 प्लस 10 बराबर 54 इंटू 60, सो m इज़ 54 इंटू 60 अपॉन 547, तो ये रफली 6 ग्राम से थोड़ा लेस आ रहा है, एंड 54 ऑलरेडी मास है वाटर का और 6 ग्राम स्टीम कंडेंस हो रही है, तो 54 प्लस 60 रफली, तो ये 60 ग्राम हो गया। तो 2 स्टार की कैटेगरी में डालें, ऐसा तो स्टैंडर्ड सिचुएशन है, बस थोड़ा कैलकुलेशन करना है अपने को। स्ट्रिंग की लेंथ 2x, string of length 2x stretched by 0.1x and velocity of transverse wave along it is v. When it is stretched by 0.4x, तो इलास्टिक कॉर्ड है, यदि अपन ने एलोंगेशन 4 टाइम्स कर दिया है ना, चेंज इन लेंथ 4 टाइम्स कर दिया है, डिफॉर्मेशन 4 टाइम्स कर दिया है, तो टेंशन भी 4 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए, वैसे हुक्स लॉ फॉलो कर रही है, बट नहीं लिखा हुआ है तो हम मान के चलेंगे। तो चेंज इन लेंथ 4 टाइम्स हो गया, तो टेंशन भी 4 टाइम्स हो जाएगा।
अब गाइज यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, लेंथ 2x दे रखी है हमारे को, जो लेंथ दे रखी है 2x दे रखी है, और जब स्ट्रेच करेंगे 0.1x से तो लेंथ हो जाएगी 2.1x, और फिर 0.4x से स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ हो जाएगी 2.4x। और जो आंसर्स हैं उनसे देख के ऐसे मालूम पड़ रहा है कि हमें लेंथ में चेंज से जो लीनियर मास डेंसिटी में चेंज है उसको भी इनकॉर्पोरेट करना है, सेम लेंथ को ही अपन स्ट्रेच कर रहे हैं। तो फॉर्मूला है हमारा वेलोसिटी ऑफ द वेव v बराबर f बाय म्यू, और म्यू को लिखेंगे अपन m अपॉन l, है ना, और f है हमारा k डेल्टा l, सो k डेल्टा l इंटू l बाय m, सो प्रपोर्शनल टू अंडर रूट l डेल्टा l. So guys, the velocity of the wave is so v2 upon v1, जो नई लेंथ है l वो है 2.4x और चेंज इन लेंथ है 0.4, और जो पुरानी वाली लेंथ है वो है 2.1x और चेंज इन लेंथ है 0.1. सो दिस इज 12 8 by 7 एंड इंटू 4/1, सो अंडर रूट 32/7, सो सी ऑप्शन. तो मैं इसको 4 स्टार की कैटेगरी में डालूंगा क्योंकि आपको ये ध्यान करना है कि म्यू में भी चेंज होगा जब लेंथ में चेंज हो रही है. तो इट्स अ गुड क्वेश्चन. कार रेस्ट से स्टार्ट हुई है, कैपिटल टी तक एक्सेलरेट कर रही है, उसके बाद सेम मैग्नीट्यूड से रिटार्ड कर रही है. इन द प्रोसेस द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज. गाइस मैं आपको यहाँ पे ये लर्न करने के लिए बोलूँगा रिजल्ट कि यदि हम 0 से v स्पीड तक एक्सेलरेट कर रहे हैं और फिर v से 0 तक रिटार्ड कर रहे हैं, तो ऐसे में 0 से v में जितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा v से 0 आने में भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल होगा. 0 से v में जितना टाइम लगेगा उतना ही v से 0 में लगेगा. सो इन द प्रोसेस द एवरेज स्पीड ऑफ द कार. ओके, तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ है, टोटल डिस्टेंस देखिए, पहले तो एक्सेलरेशन फेज है, ऐसे ये तो रिजल्ट बताया मैंने, बट शुरुआत से अपन सॉल्व करें तो पहले एक्सेलरेशन फेज o से a में यदि अपन इक्वेशन अप्लाई करें तो s बराबर u0 है, तो हाफ a t स्क्वेयर, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एंड जो स्पीड आ रही है वो हमारी आ रही है at, या चलिए s बराबर हाफ a t स्क्वेयर, ये o2a हो गया. फिर a टू b में यदि अपन इक्वेशन अप्लाई करें तो a टू b में हम लोग इक्वेशन अप्लाई करेंगे vt माइनस हाफ a t स्क्वेयर. सो अगेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड s डैश इज vt विच इज 0 माइनस हाफ a विच इज माइनस a t स्क्वेयर. तो अगेन इट इज हाफ a t स्क्वेयर. So V average total distance traveled half at square plus half at square at square, and time taken is 2t which is 80 by 2. और यहाँ पे यदि आप डायरेक्ट करना चाहते हैं गाइस तो डायरेक्ट कर सकते हैं. एक्चुअली जो फर्स्ट हाफ में एवरेज स्पीड होगी वही सेकंड हाफ में एवरेज स्पीड होगी, वही कंप्लीट जर्नी में एवरेज स्पीड होगी, क्योंकि 0 से O से A तक जिस तरह से वेरिएशन है स्पीड का, स्पीड इंक्रीज हो रही है लीनियरली, और A से B पे उसी रेट से डिक्रीज हो रही है लीनियरली. तो इसीलिए O से B में एवरेज स्पीड या O से A में एवरेज स्पीड या A से B में एवरेज स्पीड सेम होगी. तो इसको 2 स्टार की कैटेगरी में रखेंगे. Body is thrown from 37 degree with 50 when it is horizontal distance of 80, then its distance from point of direction. तो गाइज मुझे x कोऑर्डिनेट मालूम है, मुझे u मालूम है, मुझे थीटा मालूम है, और y निकाल के फिर डिस्टेंस निकालना है. तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल है इस तरह से, और किसी मोमेंट पे जब वो यहाँ से हॉरिजॉन्टली x से डिस्प्लेस्ड है तो वर्टिकली y से डिस्प्लेस्ड होगा, और हमें ये डिस्टेंस d निकालना है. ओके, तो पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से हम लोग पहले y निकाल लें. सो वाई एक्स बराबर एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. सो x है हमारा 80 टैन थीटा 3/4 माइनस जी एक्स स्क्वायर 80 इंटू 80 एंड 2 यू स्क्वायर 50 इंटू 50 एंड कॉस स्क्वायर 37 विच इज़ 16/25. तो ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास y की वैल्यू आ रही है, और y की वैल्यू हमारी आ रही है 40 मीटर्स सॉल्व करके. और फिर डिस्टेंस d जो है वो दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, सो 40 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर अंडर रूट, सो दैट इज़ 40√5. तो ये हमारा डिस्टेंस आ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से. ओके, सो गुड क्वेश्चन. 3 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे. थोड़ी कैलकुलेशन अप्लाई करनी है. फोर्स F दे रखा है, टाइम वेरिंग, स्पीड ऑफ कार एट 5 सेकेंड्स, कार्ट 0 पे रेस्ट पर है. तो इम्पल्स वाली अप्रोच से चल जाएं तो एफ डी टी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम 1D सिचुएशन में. तो 2t स्क्वेयर डी टी इंटीग्रेशन बराबर mv, सो दैट इज़ 2t³/3 0 to t बराबर mv. सो v की वैल्यू आ रही है 2/3 t³ विच इज़ 125 एंड अपॉन m विच इज़ the speed of car at 10 kg.
सो दिस इज 250, 25/3, सो 8.33. तो डबल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे, सॉल्वेबल क्वेश्चन है आराम से. The coefficient of distribution for a body is E. At what angle the body must be incident on a perfectly hard plane so that the angle between the direction before and after the impact be at right angles. तो guys सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, ओके, ये नॉर्मल है और यहाँ से ये रिबाउंड करेगी. तो यहाँ से रिबाउंड करेगी इस तरह से. इनिशियल वेलोसिटी देखें तो हॉरिजॉन्टल में इस तरह से है और वर्टिकल में इस तरह से है. और फाइनल वेलोसिटी देखें तो वर्टिकल में ये हमारी फाइनल वर्टिकल में वेलोसिटी है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये है. ओके, तो जो Vy है वो Uy से कैसे रिलेटेड है और जो Vx है वो Ux से कैसे रिलेटेड है. तो सरफेस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो Vx बराबर Ux. एंड सरफेस के परपेंडिकुलर यदि अपन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो Vy बराबर E टाइम्स Uy. माइनस साइन इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने डायरेक्शन रिवर्स कर दी है. तो टैन थीटा, ये हमारे को थीटा चाहिए, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है. तो टैन थीटा 2 इज Vx अपॉन Vy. Vx अपॉन Vy करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास में Vx इज Ux, सो Ux अपॉन EUy और ये एंगल टैन थीटा 1 है तो Ux अपॉन Uy टैन थीटा 1, सो टैन थीटा 1/E. तो यदि आपने ये रिजल्ट याद रख रखा है कि थीटा एंगल पर इंसिडेंट कर रही है और थीटा डैश पर रिबाउंड कर रही है तो टैन थीटा डैश इज टैन थीटा बाई दैट इट इज ओके. आप लर्न भी कर सकते हैं इसको. जो सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होगा और जो सरफेस के नॉर्मल कंपोनेंट है वो E टाइम्स होके रिवर्स हो जाएगा. तो ये रिजल्ट याद कर सकते हैं, सरफेस के अलोंग कंपोनेंट सेम, सरफेस के नॉर्मल कंपोनेंट E टाइम्स होकर रिवर्स हो जाएगा. एंड यदि रिबाउंड कर रही है थीटा 2 पे तो टैन थीटा 2 इज टैन थीटा 1/E. अब हमें गिवन है कि एक्चुअली थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री पर है. सो थीटा 1 इज 90 डिग्री माइनस थीटा 2, सो टैन थीटा 1 इज कॉट थीटा 2, दैट इज कॉट थीटा 2, सो दैट इज 1 अपॉन tan theta 2, so tan theta 1 and 1 upon tan theta 2, so tan theta 2 is tan theta 1/E, so tan theta 1/E, so tan square theta 1 बराबर E, so tan theta 1 is 1/√3, that means theta 1 is 30 degree. सो इट्स अ गुड क्वेश्चन. 4 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे और ये थ्योरी 2D कोलिजन की थियरी हमें ढंग से ध्यान रखनी है. हैड द सरफेस बीन परफेक्टली इलास्टिक तो जितना एंगल पर आती है उतने से रिबाउंड करती है और जितनी स्पीड से आती है उतनी से रिबाउंड करती. एंड परफेक्टली इनइलास्टिक होती तो Vy 0 हो जाता, केवल Vx रहता. एंड अदरवाइज Vy इज E टाइम्स Uy एंड Vx इज Ux एंड टैन थीटा डैश इज टैन थीटा बाई E. तो ये पूरा रिजल्ट हमें कैरी करना है अच्छी तरह से. 2 आइडेंटिकल ब्लॉक्स कंप्रेस किया है स्प्रिंग को और फिर छोड़ रखा है एंड आफ्टर द रिलीज हमें स्पीड दे रखी है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. एक्चुअली हमें ये नहीं गिवन है कि इनिशियली दोनों ब्लॉक्स की स्टेट क्या थी, दोनों रेस्ट पे थे या दोनों मूव कर रहे थे तब हम लोगों ने स्प्रिंग को रिलीज़ किया है. तो यहाँ ऑप्शन निकल कर आ रहा है कि भाई सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज मूविंग विद दिस. तो अपन एक बार सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेक कर लें. दोनों ब्लॉक्स आइडेंटिकली मास के हैं तो m/5 m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, सो दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड. तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है. 22nd पर आ जाए अपन. अ स्टेशनरी पुली कैरीज अ रोप वन एंड ऑफ विच सपोर्ट्स अ लैडर विथ अ मैन एंड द अदर काउंटर वेट ऑफ मास कैपिटल M. द मैन ऑफ मास M क्लाइम्स अप अ डिस्टेंस L. तो गाइज एरोडो से ली हुई ये प्रॉब्लम है और ऐसे तो IIT की प्रिपरेशन पर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है. नीट के लिए डिफिकल्ट कैटेगरी में आएगी. इधर काउंटर वेट दे रखा है. काउंटर वेट का मतलब है कि दोनों तरफ वेट बराबर है. तो इधर अपन ने कैपिटल M मास लगा रखा है और इधर एक लैडर हैंग कर रही है. लैडर इस तरह से हैंग कर रही है और इस लैडर पे हमारे पास एक मैन है जो ऊपर क्लाइम कर रहा है. तो लैडर का मास कैपिटल M माइनस स्मॉल m हो जाएगा और मैन का मास स्मॉल m हो जाएगा. ओके, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है क्योंकि दोनों तरफ वेट बराबर है. नाउ मैन मूव्स अ डिस्टेंस L विथ रिस्पेक्ट टू द लैडर. तो मैन जब लैडर पे चलेगा तो लैडर को नीचे की तरफ पुल करेगा तो लैडर मूव्स डाउन बाय x से एंड काउंटर वेट कैपिटल M मूव्स अप बाय x, है ना, ये हो गया. तो
तो अब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट देखें अपन, तो डेल्टा एक्स सी एम इज मास ऑफ मैन इंटू डेल्टा एक्स ऑफ मैन. तो मैन, डेल्टा एक्स ऑफ मैन रिलेटिव टू लैडर विच इज स्मॉल एल प्लस डेल्टा एक्स ऑफ लैडर विच इज माइनस एक्स. सो दिस इज M1 डेल्टा x1 प्लस लैडर के लिए कैपिटल M माइनस स्मॉल m, M2 डेल्टा x2 इज माइनस एक्स क्योंकि नीचे जा रहा है. फिर काउंटर वेट के लिए M3 डेल्टा x3 ऊपर जा रहा है प्लस एक्स अपॉन टोटल मास विच इज कैपिटल M प्लस कैपिटल M. तो आप देखिए माइनस एम एक्स प्लस एम एक्स कैंसिल हो रहा है एंड प्लस कैपिटल एम एक्स माइनस कैपिटल एम एक्स कैंसिल हो रहा है. तो ये हमारे पास आ रहा है ml/2 कैपिटल M. तो नीट के लिए हम लोग बोलेंगे इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में. फिर से माना हम लोग लैडर को, जब लैडर पे चढ़ने के लिए मैन लैडर को पुल करेगा तो लैडर तो डाउन मूव करेगी और मैन लैडर के रिस्पेक्ट में अप मूव कर रहा है. तो डेल्टा एक्स ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड is delta x of man relative to ladder plus delta x of ladder. Delta x of man relative to ladder plus L है और delta x of ladder minus x है. So this is delta x mg. और हमने फॉर्मूला क्या लगाया, delta x cm is m1 delta x1 plus m2 delta x2 plus m3 delta x3 upon m1 plus m2 plus m3. बट सारे डिस्प्लेसमेंट्स ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना है तो इसको 4 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन. A ball of mass m moving at speed u undergoes a head-on elastic collision with a ball of mass nm initially at rest. The fraction of initial energy transferred to the heavier ball. तो देखिए पहले एनर्जी k1 इनिशियल है, सेकेंड रेस्ट पर है, बाद में एनर्जी k1 फाइनल प्लस k2 फाइनल है. तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, जितना 1 में डिक्रीमेंट हुआ या जितना 2 में गेन हुआ दैट इज एनर्जी ट्रांसफर्ड. तो फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी ट्रांसफर्ड, that is energy transferred upon energy incident, that is half energy transferred nm. मास जो है सेकेंड बॉल का वो है हमारा nm. सो हाफ nm v2 स्क्वायर एंड k1 इनिशियल हाफ स्मॉल m u स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारे पास n बच रहा है एंड नीचे हमारे पास u स्क्वायर बच रहा है. अब v2 1D इलास्टिक कोलिजन का रिजल्ट ध्यान करेंगे. v2 इज m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2. तो यहाँ पे u2 तो 0 है तो ये हट जाएगा. तो 4 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर. तो u स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 4n अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर. तो 3 स्टार की कैटेगरी में हम लोग इस क्वेश्चन को डालेंगे एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन है ना. यहाँ से अपने को ये रिजल्ट भी याद रखना है गाइस कि यदि दोनों मासेस आइडेंटिकल होते हैं तो ऐसे केस में 100% एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी और दोनों के मासेस जितने ज़्यादा अमाउंट से डिफर करेंगे उतना ही 1 की जो 2 को एनर्जी ट्रांसफर होगी उतनी ही कम होगी. ओके तो ये हमारा हो गया 23rd क्वेश्चन. 3 स्टार की कैटेगरी में अपन ने डाला और ये स्टैंडर्ड सिचुएशन भी है. नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पर आते हैं. एंगुलर पोजीशन गिवन है गाइस और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछिए 1 से 3 सेकंड्स में. तो हम लोग थीटा एट 3 सेकंड्स माइनस थीटा एट 1 सेकंड अपॉन 3 सेकंड माइनस 1 सेकंड कैलकुलेशन करके आ जाएगा. सिंगल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे अपन इसको. टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट गाइस, कोई भी सिस्टम बाउंड है, मासेस का सिस्टम बाउंड है तो टोटल एनर्जी हमारी नेगेटिव होगी. सो सैटेलाइट क्योंकि अपने प्लैनेट से बाउंड है सो टोटल एनर्जी मस्ट बी नेगेटिव. सो डायरेक्ट देख के लगाने वाला क्वेश्चन है, ऑलवेज नेगेटिव. Small block of super dense material has mass small m. It is at a height of this. It falls towards the earth. Find its speed when it is at a height of this. तो गाइस ये एच वर्मा से लिया हुआ क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बट नीट के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है. और यहाँ पे हमें ध्यान देना है ये सुपर डेंस. और देखिए मास कितना है 2 × 10⁴ kg. अर्थ का मास आपसे ऑथर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप लर्न रखो कि 6 × 10⁴ kg. तो अर्थ का जो मास है वो 6 × 10⁴ kg और ये वाला जो मास है ये है हमारा 2 × 10⁴ kg. तो ऐसे यदि हम सपोज मास बहुत छोटा होता ब्लॉक का तब तो अर्थ मूव करती नहीं, केवल ब्लॉक मूव करता, अर्थ का डिस्प्लेसमेंट टेंडिंग टू 0 होता. बट यहाँ पे दोनों मासेस कंपेरेबल हैं तो जब मास नीचे आएगा तो अर्थ भी ऊपर की तरफ मूव करेगी, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे और दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे. अच्छा रेडियस से बहुत छोटी है हाइट तो अपन mgh वाला फॉर्मूला ही यूज़ में ले सकते हैं.
तो गाइज ये अर्थ है और ये मास है। अर्थ इसका मास m है तो अर्थ का मास 3m है। ओके तो ये नीचे आएगा v1 से और अर्थ ऊपर जाएगी v2 से, और इस प्रोसेस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो mv1 माइनस 3mv2 बराबर 0। सो v1 इक्वल्स 3v2 आ रहा है। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो लॉस इन ग्रेविटेशनल एनर्जी, हाइट h से h/2 आ रहा है, तो लॉस इन ग्रेविटेशनल एनर्जी इज mg h/2 बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ 3m, और v2 की वैल्यू है v1/3, तो v1/3 का होल स्क्वायर, तो v1 स्क्वायर बाय 9। रीअरेंज करेंगे, देखिए m पूरे में से कैंसिल हो रहा है, हाफ का फैक्टर कैंसिल हो रहा है, सो gh बराबर v1 स्क्वायर प्लस m/2 कैंसिल हो रहा है, v1 स्क्वायर बाय 3 विच इज़ 4/3 v1 स्क्वायर, तो v1 की वैल्यू आ रही है 3gh/4। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालेंगे, 4 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे, और अपने को समझना है कि इस तरह से सुपर डेंस मटेरियल की सिचुएशन है। वैसे अर्थ और ब्लॉक दोनों हमेशा एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, बट अर्थ का मास यूजुअली बहुत लार्ज होता है, तो अर्थ का डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसकी वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को इग्नोर करते हैं। बट यदि दोनों मासेस कंपेरेबल हैं तो फिर दोनों को हमें इनकॉर्पोरेट करके वही मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करना है। इस प्रोसेस में इन दोनों का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, बस दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, 4 स्टार की कैटेगरी में हम लोग डालेंगे इसको। Student says that he had applied a force minus k root x and the particle executes SHM, k is constant or not, he refuses to tell। तो हमें k के बारे में कमेंट करना है। तो क्योंकि स्टूडेंट बोल रहा है कि इट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मालूम है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में f शुड बी प्रोपोर्शनल टू -x, बट गिवन f is proportional to root x, that means k should be proportional to root x, so that k into root x will be proportional to x. So as k increases, as x increases, k increases. So this is a good thought provoking question. तो अपन इसको 2 स्टार की कैटेगरी में डालें। Pendulum of length 10 cm is hanged by a vertical wall making an angle of 3 degree with vertical. It is swung to position B. The time period of pendulum will be. तो guys 3 डिग्री पे वॉल है और अपन ने 6 डिग्री से पेंडुलम को रिलीज किया है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम, एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम, यदि मोशन अनऑब्स्ट्रक्टेड होता तो एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम इज वुड हैव बीन 6 डिग्री ऑन बोथ साइड्स। बट यहाँ क्या हो रहा है, 6 डिग्री से 0 डिग्री तक आ रहा है, ये क्वार्टर साइकिल कंप्लीट हो रही है, फिर 0 डिग्री से 3 डिग्री तक ही जा पा रहा है। तो ये हम बोलेंगे यहाँ थीटा 0 से थीटा नॉट तक जा रहा है, थीटा नॉट से, यदि वेरिएबल्स में देखें तो पहले थीटा नॉट से 0 तक आ रहा है और फिर 0 से थीटा नॉट बाई 2 तक जा रहा है, एंड देन 3 डिग्री टू अगेन -0 डिग्री टू -3 डिग्री, -3 डिग्री टू 0 डिग्री, 0 डिग्री, इसका मतलब माइनस थीटा नॉट बाई 2 से 0 तक आ रहा है, एंड देन 0 डिग्री टू 6 डिग्री, दैट मीन्स 0 डिग्री टू थीटा नॉट जा रहा है। तो 6 डिग्री टू 0 डिग्री एंड 0 डिग्री टू 6 डिग्री, ये तो हाफ साइकिल कंप्लीट हो रही है। बट 0 डिग्री टू 3 डिग्री एंड 3 डिग्री टू 0 डिग्री, ये हमारी हाफ साइकिल से कम टाइम है। हाफ साइकिल से कम टाइम है, तो कितना टाइम है वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड देखें, अनऑब्स्ट्रक्टेड मोशन का टाइम पीरियड ऑफ अनऑब्स्ट्रक्टेड मोशन, यदि वॉल नहीं होती, अनऑब्स्ट्रक्टेड मोशन का टाइम पीरियड जो होता वो होता t बराबर 2 पाई √L विच इज़ 0.1 बाई g, तो 1/10, सो π/5 सेकेंड्स। तो ये जो टाइम है कैपिटल T तो नहीं होगा और कैपिटल T/2 से बड़ा होगा। सब्सिक्वेंट मोशन विल नॉट बी पैराबोलिक, ये पीरियोडिक, ये भी गलत है। अच्छा, टाइम पीरियड जो है, जो टाइम टेकन है यहाँ पे देखिए 0 से 6 डिग्री और 6 डिग्री से 0, तो कैपिटल T/2 हाफ साइकिल हो ही रही है। तो ये जो टाइम आएगा ये कैपिटल T/2 से तो बड़ा आएगा टाइम पीरियड और कैपिटल T से छोटा आएगा, यानी कि π/10 से बड़ा आएगा और π/5 से छोटा आएगा। तो π/10 से बड़ा एंड π/5 से छोटा, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, π/10 से बड़ा, π/5 से छोटा, तो अपने को चेक करना पड़ेगा, है ना। तो अपन क्या करें इसमें, हम 0 से θ0/2 तक का टाइम निकालें। सो थीटा बराबर θ0 साइन ω/t बराबर θ0/2, या आपको याद है कि 0 से a/2 तक का टाइम t/12 होता है, तो डायरेक्ट उसको यूज़ में ले लो। सो 2 π/sin ω विच इज़ 2 π/T इंटू स्मॉल t बराबर हाफ,
दैट मीन्स 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी बराबर पाई बाई 6. सो कैपिटल टी इज़ स्मॉल टी इज़ कैपिटल टी बाई 12. ये याद भी होगा रिजल्ट कि 0 से a/2 तक का टाइम t/12 होता है. तो गाइस टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, पहले क्वार्टर साइकिल, फिर t/12, फिर t/12 एंड देन क्वार्टर साइकिल. तो ये जो टाइम आ रहा हमारा t/2 प्लस t/6 विच इज़ 4t/6, तो 2t/3 आ रहा है. तो 2/3 और t की वैल्यू है हमारी π/5, सो 2π/15 सेकेंड्स. तो वैसे तो एक्सरसाइजेस में स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है, बट फिर भी यदि मतलब नहीं देखा है आपने तो अपन इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालेंगे, 4 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे. अब जिन लोगों को रिजल्ट याद था उनके लिए कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है. उन्होंने देखते ही बोला कि यार बी से ए और ए से बी ये तो हाफ साइकिल हो गई, तो कैपिटल t/2, और ए से 3 डिग्री तक तो 0 से a/2 तक विच इज़ t/12, तो t/12 जाना t/12 आना, तो t/6 ये हो गया. तो t/6 प्लस t/2 ऐड करके हम लोगों ने टोटल टाइम निकाल लिया. कैपिटल टी हमें मालूम है अनऑब्स्ट्रक्टेड मोशन का टाइम, वहाँ से अपन ने सॉल्व कर लिया. तो 4 स्टार की कैटेगरी में अपन इस क्वेश्चन को डाल रहे हैं. सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटेड एम्पलीट्यूड ए, फ्रीक्वेंसी ओमेगा, मास m, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी, सो 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. देख के लगाने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट खुश होना है हमें. 20 न्यूटन मेटल ब्लॉक इज सस्पेंडेड बाय स्प्रिंग बैलेंस. बीकर का वेट 40 न्यूटन है और जब पानी में डिप किया तो वेट कम हो गया. तो केवल इसको वे कर रहे हैं, तो W1 20 न्यूटन है. केवल कंटेनर को वे कर रहे हैं विथ फ्लूइड, तो जो वेट है वो 40 न्यूटन है. अब जब हम लोगों ने ब्लॉक को कंप्लीटली सबमर्ज कर दिया तो ऊपर वाले का वेट 16 न्यूटन हो गया है. तो गाइज अब जो W1 डैश होगा वो होगा W1 माइनस FB. सबमर्ज करने पे ब्लॉक पे W1 और वाटर की वजह से FB लगेगा, तो स्प्रिंग जो रीड करेगी, स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी वो W1 माइनस FB लगाएगी. तो W1 माइनस FB, तो ये 16 है, ये 20 है, तो यहाँ से हमें ओरली मालूम पड़ रहा है कि FB की वैल्यू 4 न्यूटन है ना. अब यदि हम केवल बीकर प्लस वाटर को देखें तो बीकर प्लस वाटर में पहले जितना वेट था अभी भी उतना है, प्लस जैसे ब्लॉक पे FB ऊपर लगा ऐसे यहाँ पे FB नीचे लगेगा. बीकर प्लस वाटर का जितना वेट है वो तो लगेगा ही, प्लस साथ में FB नीचे लगेगा. हम लोगों ने बीकर प्लस वाटर को सिस्टम लिया है, तो 40 + 4 44. तो जितने से ऊपर वाले ब्लॉक की रीडिंग कम होगी, नीचे वाले वेइंग मशीन की रीडिंग उतने से ही बढ़ेगी. सो 44 न्यूटन. सो दिस इज़ 44 न्यूटन. तो ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है फ्लूइड्स में, अपना बॉयंसी में. अपन 3 स्टार की कैटेगरी में डाल रहे हैं इसको. मेटालिक वायर ऑफ डेंसिटी रो फ्लोट्स हॉरिजॉन्टली, द मैक्सिमम रेडियस ऑफ वायर सो दैट द वायर मे नॉट सिंक विल बी सरफेस टेंशन दिस, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री. गाइस ये सरफेस टेंशन में बिल्कुल स्टैंडर्ड सॉल्ड एग्जाम्पल रहता है हर मटेरियल में. तो अपन यहाँ पे देखें तो ये हमारी निडल का क्रॉस सेक्शनल व्यू है एंड जस्ट सबमर्ज होने वाली है. तो इस पे T/L ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा होगा, mg नीचे की तरफ लग रहा होगा. सबमर्ज स्टेट जस्ट सिंक होने वाली है, तो 2TL बराबर mg को लिखेंगे हम लोग πr² इंटू L ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g. तो मुझसे पूछा है मैक्सिमम रेडियस, तो r मैक्सिमम हो गई मेरी, L दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, 2T/πρg√, ये मैक्सिमम रेडियस हो गई है. तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, फिर भी अपन इसको सिंगल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे. फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. स्फेरिकल शेल है, रोल करती हुई नीचे आ रही है, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो पहले अपन, तो मैंने बताया था आपको फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, mg sin थीटा नीचे की तरफ लगेगा, एंड ये नीचे एक्सेलरेट होते हुए ऐसे एंगुलर एक्सेलरेट होते हुए ऐसे नीचे आ रही है. तो mg sin थीटा माइनस f बराबर ma, और a हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं g sin थीटा अपॉन 1 + k² बाय r² विच इज़ 2/3 फॉर शेल. तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है, ये आ रहा है हमारा 3/5 g sin थीटा, 2/5 mg sin थीटा, ये फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है. एंड दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mg cos थीटा. तो हमारा म्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 2/5 tan थीटा. म्यू मिनिमम हो गया 2/5 tan थीटा. तो 4 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे. और पिछले मतलब ये भी स्टैंडर्ड सिचुएशन ही, वैसे हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना है कि g sin थीटा अपॉन 1 + k² r². और फ्रिक्शन चाहिए तो उसका फॉर्मूला लर्न मत करो, लीनियर मोशन की इक्वेशन लिखो, फ्रिक्शन आ जाएगा और उस पर कंडीशन इंपोज कर दो लेस देन और इक्वल टू μn. नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें. 2 आइडेंटिकल balls
shown in figure released, they collide elastically, the ratio of heights attained by A and B after collision. Neglect friction guys, neglect friction, यानी कि हमें रोलिंग नहीं लेनी है, ध्यान रहे स्मूथ इंक्लाइन पे कभी भी रोलिंग नहीं होगी, तो यहाँ जस्ट ट्रांसलेटरी मोशन है। अच्छा, कोलिजन का कॉन्सेप्ट भी काम आएगा जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो टकराने के जस्ट पहले इसकी स्पीड UA है और इसकी स्पीड UB है, और टकराने के बाद में एक्चुअली इसकी स्पीड UA हो जाएगी और इसकी स्पीड UB हो जाएगी, क्योंकि मासेस आइडेंटिकल है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो रही है इसीलिए। तो A और B की स्पीड इंटरचेंज हो जाएगी, तो जो B है वो तो H हाइट तक जाएगी, नहीं सॉरी, जो A है, A को जो स्पीड मिलेगी वो B की मिलेगी, और B कितनी हाइट से नीचे आ रही है, H हाइट से नीचे आ रही है। B H हाइट से नीचे आ रही है तो इतनी स्पीड A को इम्पार्ट करेगी, तो A की जो हाइट रेज्ड होगी वो हमारी H ही होगी, और B के पास जो स्पीड आएगी VB वो मेरी VA के बराबर होगी, UA के बराबर होगी, और UA कितना है, UA है √2G × 4H, इतनी स्पीड होगी। ओके, या ये स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है, देखो मैं और आपको और फास्ट कराता हूँ। तो आप ऐसे देखिए कि होगा क्या, जब दोनों की स्पीड्स इंटरचेंज हो गई तो दोनों की हाइट्स भी इंटरचेंज हो जाएंगी। तो B जो है, B की स्पीड A को मिल गई और A की स्पीड B को मिल गई, तो B की स्पीड A को मिल गई तो A तो H हाइट तक जाएगा, और A की स्पीड B को मिल गई तो B जो है वो 4H हाइट तक जाएगा। तो ये हमारा डायग्राम है, जो A है वो तो H हाइट पे जाके मोमेंटली स्टॉप कर जाएगा, क्योंकि B की स्पीड A को इम्पार्ट हो गई थी, और जो B है उसको इतनी स्पीड इम्पार्ट होगी कि वो 4H तक ट्रैवल करे, बट जैसे ही H पे पहुंचेगा तो इंक्लाइन फिनिश हो गया, इंक्लाइन फिनिश हो गया तो यहीं से ऐसे प्रोजेक्टाइल की तरह बाहर निकल जाएगा 60 डिग्री के एंगल पर, और मैक्सिमम हाइट यहाँ कहीं पर होगी, ये और आएगी मैक्सिमम हाइट। तो B की यहाँ पे स्पीड कितनी है, B को 4H हाइट तक जाना है, क्योंकि A की एनर्जी B को ट्रांसफर हुई है। A इनिशियली 4H हाइट पे था, तो A की एनर्जी B को ट्रांसफर हुई है, तो B 4H हाइट पे जाना है, बट B H हाइट पे गया है। तो अभी इसकी जो स्पीड है B की वो है 2G, कितनी हाइट डिसेंड किया, 4H - H अंडर रूट, दैट इज 6GH अंडर रूट, इतनी B की स्पीड है। तो B फर्दर हाइट कितनी ट्रैवल करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का रिजल्ट लगा दीजिए, VB डैश का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 60 अपॉन 2G, सो VB डैश का स्क्वायर 6GH साइन स्क्वायर 60 3/4 अपॉन 2G, तो यार है अपना 18 9/4 9H/4। तो जो HB टोटल मैक्सिमम होगी वो होगी H + 9H/4 विच इज़ 13H/4। तो रेशो लेंगे हम लोग HA/HB, तो HA/HB हमारा हो जाएगा नई हाइट्स का रेशो, ये हो जाएगा हमारा 4/13। सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल मोशन, एनर्जी कंजर्वेशन, कोलिजन्स एंड इनफैक्ट रोलिंग, की रोलिंग नहीं होगी वो भी अपने को अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो मैं फास्ट करने का तरीका ये बताया कि A और B की एनर्जीज एक्सचेंज हो गई, तो A और B की एनर्जीज एक्सचेंज हो गई, तो इसलिए A तो H हाइट तक जा रहा है और B 4H हाइट तक जाना है, बट H हाइट पे वो ब्रेक ऑफ कर जाएगा। तो 4H तक जाना था बट H पे ब्रेक ऑफ कर रहा है, तो वहाँ से उसकी स्पीड निकाल ली, आगे प्रोजेक्टाइल बन गया, और फिर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। 4 स्टार की कैटेगरी में ये क्वेश्चन जाएगा। नेक्स्ट देखें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, तो L प्रोपोर्शनल टू, L इज NH/2π, सो प्रोपोर्शनल टू N एंड रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू N², तो यहाँ से आ रहा है कि L इज प्रोपोर्शनल टू √R। सो गुड क्वेश्चन, 2 स्टार की कैटेगरी में डाल सकते हैं अपन। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोर्स एटम इज R, द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी, तो थर्ड ऑर्बिट विल बी, तो थर्ड और सेकेंड ऑर्बिट की स्टेशनरी और सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट, ओके, तो R3/R2 इज 3² तो R3 इज 2.25 R, तो ये भी हमारा स्टैंडर्ड हो गया, सिंगल स्टार की कैटेगरी में जाएगा। रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ न्यूक्लियाई इज दिस, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियाई, तो हमें मालूम है न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो मास नंबर के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनली में, R इज प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴ या A प्रोपोर्शनल टू R³। सो जो x है उसमें
कैपिटल ए है ना, 52 प्रोटॉन्स हैं और रिमेनिंग न्यूट्रॉन्स हैं, तो 52 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये ए हो गया एक्स का, एंड एल्यूमिनियम का 27 बराबर रेडियस का रेशो हमें दे रखा है 3:5, तो 5:3 क्योंकि अपन ने एक्स को न्यूमरेटर में रखा है, तो 5/3 रेज़ टू पावर क्यूब, तो 125 आ रहा है ये, 125/27, 27 दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है और एन की वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से 36 क्वेश्चन 2 स्टार की कैटेगरी में रखेंगे और अपने को ध्यान रखना है कि रेडियस जो है a⁴ के प्रोपोर्शनलिटी में है। लैम्डा वेवलेंथ से अपन ने एल्यूमिनेट किया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है, फिर 3 लैम्डा से एल्यूमिनेट किया है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0/6 है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बतानी है। तो गाइस स्टैंडर्ड अपनी Kmax की इक्वेशन लिखनी है अपने को, तो EVO इज hc/λ माइनस hc/λ0, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ λ0 है। फिर दोबारा इक्वेशन लिखी E × V0/6 बराबर hc/3λ माइनस hc/λ0। तो EV0 ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर दो, रीअरेंज करो तो VO की λ0 की वैल्यू आ जाएगी। सिंगल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे क्वेश्चन को। 38 द करंट थ्रू द आइडियल डायोड, तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस्ड है, तो ऐसे केस में ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। आइडियल डायोड है, रेजिस्टेंस 0 है फॉरवर्ड बायस्ड में, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो करंट हमारी 2/80, तो वहाँ से हमारी आ जाएगी ये, तो करंट जो आ रही है वो 2 V/80 ओम, सो 1/4, तो 0.25, तो यानी कि 25 मिली एम्पेयर। तो आंसर गलत दिया हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। सिंगल स्टार की कैटेगरी में ही डालेंगे अपन इसको। नेक्स्ट हम लोग आ जाएं 39 पर। तो 39 क्वेश्चन में लॉजिक गेट्स का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। L1, L2, L3 आर द लेंथ ऑफ एमीटर बेस एंड कलेक्टर ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो हमें मालूम है बेस में लेंथ सबसे कम रहेगी और एमीटर में सबसे ज़्यादा रहेगी, तो अकॉर्डिंगली हम लोग ऑप्शन टिक कर देंगे। तो ये भी स्टैंडर्ड थ्योरी का क्वेश्चन है सिंगल स्टार में। रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये भी स्टैंडर्ड थियरी का क्वेश्चन है। अल्फा इज बीटा अपॉन 1 + बीटा, डायरेक्ट टिक करेंगे। क्रिटिकल एंगल फॉर रिफ्लेक्शन TIR फ्रॉम अ मीडियम टू वैक्यूम इज दिस, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो गाइस क्रिटिकल एंगल sin θc इज NR अपॉन ND, तो यहाँ से हमारा sin θc है 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री यानी कि हाफ 1/n। नाउ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन n, तो 1/n हमारा हाफ है, तो ये c/2 आ गया। ये भी सिंगल स्टार की कैटेगरी में जाएगा, स्टैंडर्ड करने लायक क्वेश्चन था। 2 प्लेन मिरर्स, बीच में ऑब्जेक्ट है, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन सेकंड इमेजेस फॉर्म बाय द 2 मिरर्स। तो हमें ये मालूम है इस तरह की सिचुएशन हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में कंसिडर की है। ये हमारे पास 2 प्लेन मिरर्स हैं, इधर ये ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर है, तो पहली इमेज डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से इधर बनेगी 10 सेंटीमीटर पे, और ऐसे ही पहली इमेज इधर डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से बनेगी 10 सेंटीमीटर पे। अब जो ये फर्स्ट इमेजेस बनी है, ये नेक्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। तो फर्स्ट मिरर में अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 20 + 10 30 हो गया, तो सेकंड जो इमेज बनेगी वो यहाँ से 30 पे बनेगी। ऐसे ही I1 मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी, और I1 का डिस्टेंस है 10 + 20 30, तो सेकंड M2 में मिरर इमेज ये बनेगी 30 पे। टोटल जो गैप आ रहा है दोनों इमेजेस के बीच में 30 + 20 + 30 80, तो ये भी डायरेक्ट सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, सिंगल स्टार की कैटेगरी में जाएगा। बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन अ सिंगल स्लिट रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न and observed onto the distance between the first dark fringes on either side of the central bright fringe। तो हमें मालूम है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ क्या होती है, कंप्लीट विड्थ क्या होती है, उस फॉर्मूला को यूज़ में लेके हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई हमारा ये जो डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस हैं ये कितना आएगा। तो 2 λ/d/a हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई जो डिस्टेंस होगा वो 2 λD/a विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, उसी को अपने को यूज़ में लेना है, कैलकुलेशन कर लेंगे, सिंगल स्टार की कैटेगरी में जाएगा। अनपोलराइज बीम इज ऑन अ पेयर ऑफ निकोल प्रिज्म्स, 2 पोलराइजर हो गए 60 डिग्री विथ ईच अदर, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द पेयर। तो फर्स्ट से जब लाइट निकलेगी तो अनपोलराइज्ड है, तो पोलराइज हो जाएगी और इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी I0/2, और उससे 60 डिग्री के एंगल पर अब सेकेंड पोलराइजर है, तो जो इंटेंसिटी होगी मैलस लॉ से वो cos² 60, तो ये हमारी दोनों पोलराइजर्स से निकलने के बाद एनर्जी होगी विच इज़ I0/8। तो ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सिंगल स्टार की कैटेगरी में आएगा। तो ओवरऑल नीट के लिए अच्छा पेपर है, थोड़ा सा टफ साइड पर है, 150+ स्कोर अच्छा स्कोर है। सो गाइज ये आज हम लोगों ने डिस्कशन फिनिश किया। अच्छी तरह से रिव्यू करना है, जो नए थ्योरी के पोर्शन थे जो आपको नहीं आते थे उनको बढ़िया तरह से सीखना है, अपने को डे बाय डे अपने में इम्प्रूवमेंट हो